Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is lecture number 2 of our chapter number 4, that is fiscal policy and budgeting. Okay, पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे. Okay, we discussed some of the basics. First let me take the pen, just a second. Okay, so पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे. ठीक है, लाइक व्हाट इज फिजिकल सिस्टम एंड सम बेसिक्स ऑफ बजटिंग लाइक आर्टिकल 112 एंड सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ बजट. प्लस वी आल्सो सॉ दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट and revenue receipt, what is the difference between capital expenditure and revenue expenditure. Okay, I have tried to explain that part you in detail and I have already told that कि भैया हर बार मतलब यूपीएससी मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिक्स पूछ चुका है, बैंकिंग के बेसिक्स पूछ चुका है. अब टाइम फाइनली आ चुका है कि यूपीएससी एक दिन इसका भी बेसिक पकड़ेगा, फिजिकल पॉलिसी वाला. ठीक है, तो इस पर अपनी नज़रें कड़ी से बना के रखना. एंड मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ट्रस्ट मी, अगर आपने लेक्चर देखा है सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट वेरी वेल. ओके, बिफोर मूविंग टू द लेक्चर आई वुड लाइक टू गिव यू अ नोट. लाइक इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है, जब मैं आपको बजट के बारे में बता रहा था कि जो बजट रहता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो मैंने कहा था कि इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अदर एक्सपेंडिचर, बट इट वॉज एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्योंकि यहाँ कैपिटल नहीं था. सो दैट बाय मिस्टेक आई टोल्ड यू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर वॉज नॉइस आउटसाइड व्हेन चिल्ड्रन वर प्लेइंग. So in that flow I forgot to tell you that that means I was in flow and I have told something wrong. ठीक है, and correct one is revenue expenditure. ठीक है, करेक्ट क्या है भाई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बजट ने किस में क्लासीफाई करने को बोला है हमारे बजट को? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या अदर एक्सपेंडिचर. लेकिन हम क्लासीफाई कैसे करते हैं? हम क्लासीफाई करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, ये सिर्फ बाय कन्वेंशन है, लेकिन बजट में प्रोविजन ये था. ठीक है, याद रखना, इसको नहीं भूलना. ओके, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. चलिए अब चालू करते हैं. तो आज के लेक्चर में हम सारे के सारे डेफिसिट्स कवर करने की कोशिश करेंगे. बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा. एंड लेट मी वेरी क्लियर कि भाई आप लोग बिल्कुल भी फोकस मत करना इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पे. कोई नहीं पूछने वाला है, कहीं पर नहीं आएगी, सीधे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, आपको पता है यूपीएससी में क्या पढ़ना इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, क्या नहीं पढ़ना दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट. इसलिए सिर्फ वही पढ़ाऊंगा विच इज़ इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले तो आप समझो कि डेफिसिट क्या होता है. ठीक है, डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट मतलब जब आपके पास पैसे कम है खर्च करने को और आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, देन दैट थिंग इज कॉल्ड एज डेफिसिट. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पेमेंट है सिर्फ 25,000 रुपीज़, आपको इन्फोसिस में जॉब मिल गई है. ठीक है, और आपने मस्त पुणे मिल गया है, वहाँ पर आप जा रहे हो, लेकिन आपका जो खर्चा है पार्टी एंड एवरीथिंग करके वो आ रहा है 35,000 का, और आपकी पेमेंट है सिर्फ 25,000. तो बीच में जो 10,000 का गैप आया जो आपने अपने पापा जी से मंगवा लिया, उसको कहा जाता है डेफिसिट. ठीक है, उसको कहा जाता है डेफिसिट. ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट. फिजिकल डेफिसिट मतलब एफडी. व्हाट इज दिस एफडी, फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट मतलब होता है कि गवर्नमेंट का क्या डेफिसिट है. जैसे गवर्नमेंट की रेवेन्यू कितना हो, गवर्नमेंट की अर्निंग कितनी हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस से, नॉन टैक्सेस से, और जितनी भी कंप्लीट एवरीथिंग से, कि उसकी गवर्नमेंट की रेवेन्यू कितनी हो रही है. इसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है. सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू ज़्यादा नहीं हो रही होगी तो उस केसेस में क्या आ जाएगा? डेफिसिट आ जाएगा. ठीक है, डेफिसिट आ जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इज अर्निंग 10,000 करोड़ और इसका एक्सपेंडिचर हो रहा है 50,000 करोड़ का. ठीक है, 50,000 करोड़ का. तो क्या होगा उस टाइम पे, बीच में जो 40,000 करोड़ है, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, फिजिकल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में नेगेटिव देखने को मिलता है. नेगेटिव मतलब कि यहाँ पर कुछ डेफिसिट है. ठीक है, नेगेटिव मनी मतलब कुछ डेफिसिट है. पॉजिटिव बहुत कम जगह देखने को मिलता है, ये जीरो भी हो सकता है. ठीक है, ये जीरो भी हो सकता है. अब यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ आपको. देखो, अगर आपको कोई बोल दे कि फिजिकल डेफिसिट और बोरोविंग में क्या रिलेशन है. ठीक है, मतलब फिजिकल डेफिसिट और बोरोविंग में कोई रिलेशन है? जी हाँ. देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स रेवेन्यू एंड एवरीथिंग से अर्न कितना किया, मान लो 50,000 करोड़. ठीक है, और गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर लिया 70,000 करोड़ का, ऐसा मान लो. तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ 20,000 करोड़ जो बचे हैं गवर्नमेंट को कहीं से लाने पड़ेंगे. तो गवर्नमेंट के पास खुद से तो आए नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट ने सब कैलकुलेट कर लिया, उसके पास सिर्फ 50,000 करोड़ आए हैं. तो जो 20,000 करोड़ हैं ये गवर्नमेंट कहीं से बोरो करेगी. तो अपन को फिजिकल डेफिसिट ये भी बताता है कि गवर्नमेंट ने बोरोइंग कितनी की है. मतलब जितना भी आपको फिजिकल डेफिसिट दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिजिकल डेफिसिट 3.4% है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल 3.4% ऑफ द जीडीपी, मतलब ये जीडीपी के कंपैरिजन में आता है. ठीक है, मतलब 3.4% किसका? जीडीपी का. जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो हमारी जो जीडीपी है वो $2.5 ट्रिलियन है, तो इसका 3.4%
ठीक है, इसका 3.4% हमने बोरो किया है। ठीक है, इसका 3.4% हमने बोरो किया है। समझ में आया क्या होता है फिजिकल डेफिसिट? मतलब बोरोइंग पता चलती है इससे फिजिकल डेफिसिट से। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट टू लास्ट ईयर के बजट में क्या किया है कि जितने भी और डेफिसिट होते थे लाइक रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इन सब की कैलकुलेशन बंद कर दी है। गवर्नमेंट इज ओनली टारगेटिंग फिजिकल डेफिसिट, मतलब गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू डेफिसिट घटाने की सोच भी नहीं रही है। मतलब गवर्नमेंट ने उससे अपने बजट की प्रोविजन हटा दिया। मतलब प्रेजेंट किया जाता है कि हाँ इस बार रेवेन्यू डेफिसिट 2.8% रहा, 2.9% रहा, लेकिन लेकिन अब उसको टारगेट नहीं किया जाता है। टारगेट नहीं किया जाता मतलब है कि भैया अब इस पर फोकस नहीं करेंगे। जब एफआरबीएम एक्ट 2003 आया था, ठीक है, जब एफआरबीएम एक्ट 2003 आया था तो उसमें लिखा था कि हमें रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना है। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया था, बीजेपी को भी समझ में आया कि ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो लोगों ने इसको टारगेट करना ही बंद कर दिया। और रीजन क्या थे वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ये तो सिर्फ ऐसी ऊपर से क्रूड टाइप में बताया। ठीक है, लेकिन याद रखना सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिसिट है जिसको फोकस किया जाता है, वो है फिजिकल डेफिसिट। इसलिए फिजिकल डेफिसिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन इट। मतलब गवर्नमेंट इसको टारगेट कर रही है। गवर्नमेंट का प्लान है कि इसे धीरे धीरे करके 3% से नीचे लाया जाए। ठीक है, समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ जो चीज़ मैंने बोली। सबसे पहली बात तो ये कि भाई फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट का जितना रेवेन्यू आया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो भी आया, मतलब बीच में पैसा बचा मान लो 200 रुपये, तो दैट इज कॉल्ड एज डेफिसिट। ठीक है, अब इसको जो कैलकुलेट किया जाता है वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि हमारा 3.8% का फिजिकल डेफिसिट है, मतलब 3.8% ऑफ जीडीपी, टोटल इंडियन जीडीपी। ठीक है, और एक और चीज़, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिजिकल डेफिसिट टारगेट कर रही है मतलब सिर्फ और सिर्फ इसको रिड्यूस करने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का टारगेट है इसको 3% से लेस कर देना। ओके, रेवेन्यू डेफिसिट का जो टारगेटिंग थी उसको बंद कर दिया जा चुका है। ओके, समझ में आया? सिर्फ इतनी चीज़ें मैंने बोली थी, दोबारा रिपीट कर दिया। ओके, अब अब हम देखते हैं कि हमारा इस साल बजट में कितना रहा। मतलब इस साल हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना रहा, वो था 3.8%, मतलब बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और 2020 टू 2021 में एस्टिमेट किया गया है कि ये 3.5% होगा, ऐसा एस्टिमेट है। बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर बिकॉज आप सब जानते हैं कोविड-19 सिचुएशन थी। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 15%, मतलब जीडीपी का 15% खर्च कर चुका है आत्मनिर्भर भारत पैकेज में। उसका थर्ड फेज भी आ गया है, आप सभी को पता होगा। तो उसमें 15% ऑफ द जीडीपी हैज़ ऑलरेडी बीन स्पेंड। तो सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इस बार। तो देखना पड़ेगा बजट में कितना आता है। बट आप जो भी टारगेट्स हैं ना, आप याद मत रखना। ठीक है, बिकॉज कोविड सिचुएशन है ना, सब कुछ बदल दिया। सबसे अच्छी बात पता है क्या हुई है कोविड-19 की अपन के लिए? वो ये कि भैया अब आपको कोई भी टारगेट, कोई भी फैक्ट याद नहीं रखना, कोई भी डेटा याद नहीं रखना, बिकॉज कोविड ने हर चीज़ बदल दी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा टारगेट था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन 2025, नॉट पॉसिबल भाई। आप देखो इस बार कंडीशन क्या होगी, 1-2 साल सेम कंडीशन चलने वाली है। तो इसलिए डोंट फोकस ऑन द टारगेट्स। ठीक है, बस देख लेना, याद है तो ठीक है, वरना भाड़ में जाऊँ। टारगेट को ऐसा बोलना, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, डोंट वरी। ठीक है, अब इसके बाद एफडी को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो, मतलब फिजिकल डेफिसिट को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसके दो ही तरीके हैं। सिंपल सी बात है, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है, अगर आप अपना एक्सपेंडिचर कम कर दो तो आपका फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा, या फिर अपनी रिसिप्ट बढ़ा दो। सिंपल से बताना, अगर आपकी नीड बहुत ज़्यादा है, अगर आप पैसे ज़्यादा कमाना चालू कर दो तो आपके ऊपर कोई भी लोन नहीं रहेगा। या फिर दूसरी बात ये होती है कि अपनी नीड ही कम कर दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जब 25,000 की पेमेंट मिली थी तो आपको लग रहा था ये इट इज़ टू मच। ठीक है, तो आपने सोचा था मैं फरारी लूँगा, लैम्बोर्गिनी लूँगा, ये सब लूँगा, हर संडे एक ट्रिप में जाया करूँगा, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, वीकेंड ऑफ होता है। ठीक है, यहाँ सब करूँगा। लेकिन आपको समझ में आया कि भाई मेरी सैलरी तो बहुत कम है। ठीक है, मेरी सैलरी तो बहुत कम है। तो अब मेरे पास सामने दो ऑप्शन बचते हैं अगर मेरे को जिंदा रहना है। पहला तो ये कि मैं अपनी इस सैलरी को 25,000 की सैलरी को 25 करोड़ कर दूं, तब ये सब मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे। ठीक है, मतलब मैं अपनी रिसिप्ट बढ़ा दूं, मतलब जो मेरे पास पैसे आ रहे हैं, सैलरी आ रही है, रिसिप्ट आ रही है, उसको बढ़ा दूं। ठीक है, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपनी ड्रीम्स को भूल जाऊँ, मतलब जो मेरा एक्सपेंडिचर है उसी को मैं कैंसिल कर दूँ, उसी में खुश रह लूँ। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दैम विल प्रिपेयर टू गो फॉर दिस कि भाई अपनी सैलरी बढ़ाई जाए, भले 25 करोड़ नहीं तो एटलीस्ट 25 लाख। ओ इट इज़ पॉसिबल। ओके, 25 करोड़ नहीं तो 25 लाख तो पॉसिबल है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आ रहा होगा कि इज एफ डी गुड फॉर एनी कंट्री। मतलब सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि भाई अपन को इतना फिजिकल डेफिसिट हो रहा है तो क्या ये कंट्री के लिए अच्छा है। जी हाँ, ठीक है, एक लिमिट में ये कंट्री के लिए अच्छा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोन लेके घर बनवा रहे हो, ठीक है, कार ले रहे हो, या कोई प्लॉट ले रहे हो, या एग्रीकल्चरल लैंड ले रहे हो, देन इट इज़ वेरी गुड। ओके, इट इज़ वेरी गुड। बट अगर आप
उस लोन को यूज़ कर रहे हो वाइन्स में, फॉरेन टूर में, या इधर उधर यूज़ कर रहे हो, तो देन इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, इट विल बी वेस्ट ऑफ मनी। मतलब अगर आप एसेट का क्रिएशन कर रहे हो, ठीक है, गोल्डन रूल ये बोलता है एफडी इज गुड इफ यू क्रिएट सम एसेट। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन को लेके अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन को लेके क्या कर रही है, कोई बिल्डिंग्स बनवा रही है, ठीक है, पार्क्स बनवा रही है, जहाँ से फंडिंग आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रही है, ठीक है, मेट्रो रेल ले रही है, जहाँ से मतलब समझ रहे हो ना, गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएशन हो रहा है, इंपॉर्टेंट एसेट क्रिएशन हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ भैया दैट एफडी इज गुड। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों पे वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, देन इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। लाइक फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर साहब अभी जो उनकी गाड़ी है रेंज रोवर, आई थिंक यही है ना, कोई बात नहीं भैया, हमें नहीं पता रहता है ऐसे गाड़ियों के नाम, बट मैंने सुना है ये है उनकी गाड़ी का नाम। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, ठीक है। सो अगर मान लो वो कुछ और अपग्रेड करवाना चाहते हैं, जगुआर चाहते हैं वो, या फिर उसके ऊपर भी जो भी होती होगी वो चाहते हैं, सो देन दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन अगर उसी की जगह आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवा रहे हो, रोड्स क्रिएट करवा रहे हो गांव में, तो वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन मतलब जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी मतलब देश को फायदा होगा, देश को फायदा होगा मतलब सबको फायदा होगा, ठीक है। तो दिस एफ डी इज गुड, ठीक है, तो इसको याद रखना। अगर कंक्लूजन में आएगा तो इस वे में लिखना कंक्लूजन, ये सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन के लिए बताया मैंने, ठीक है। अब एक चीज़ आती है कि भैया क्या फिजिकल डेफिसिट डिक्रीज होगा, क्या फिजिकल डेफिसिट डिक्रीज होगा। आप यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन की जगह कोविड-19 लिख दीजिए, ठीक है, कोविड-19 लिख दीजिए। देखो, डीमोनेटाइजेशन के बाद गवर्नमेंट की टैक्स रिसिप्ट तो बढ़ गई है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट में बहुत फोकस किया है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट जो भी अपनी फैक्ट्रीज हैं, जो उनकी पीएसयूज थी, टीएसबीज थी, उन सबको बेचने की कोशिश कर रही है, जिससे उससे ज़्यादा ज़्यादा पैसा निकल सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बीपीसीएल को गवर्नमेंट ने बेचने का डिसाइड किया था इस बार के डिसइन्वेस्टमेंट प्लान में। ये सब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको इंडस्ट्रीज़ का टॉपिक पढ़ाऊंगा। जब आई विल टेक सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का टॉपिक आएगा ना, तो वहाँ पर अच्छे से बताऊंगा। तो इतना समझ लो, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट अपनी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, मतलब गवर्नमेंट फैक्ट्रीज है, उनको बेच रहा है और उससे पैसे निकाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल बीपीसीएल, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट। और दूसरा, डीमोनेटाइजेशन के बाद और जीएसटी के बाद गवर्नमेंट की टैक्स रिसिप्ट बढ़ी है, ठीक है, दोनों ऐड कर लो, इसको अभी अभी के लिए हटा दो, यहाँ पर कोविड-19 भूल जाओ अभी के लिए, पहले ये चीज़ समझा दो, उसके बाद कोविड-19 पे आएंगे। तो जीएसटी प्लस डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, दोनों को से क्या हुआ, टैक्स रिसिप्ट बढ़ी हैं, आप सब जानते हो, ठीक है। हमारा जो टैक्स रिसिप्ट है उसका इस बार एस्टिमेशन था 16% का, कि हमारे पास 16 पॉइंट समथिंग 16.2% के आसपास का कुछ आप कह सकते हैं टैक्स रेवेन्यू आने वाला है। अब तो बताया जाएगा क्या होगा। सो और साथ ही साथ डिसइन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाई थी, गवर्नमेंट के पास बहुत हाई मनी आ गई, ठीक है, गवर्नमेंट के पास बहुत हाई। मैंने बोला था कि अगर फिजिकल डेफिसिट कम करना है, अगर उसे 3% से नीचे ले जाना है, तो आपको सिंपल सी बात है, अपनी रिसिप्ट बढ़ानी पड़ेगी या फिर एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेंडिचर तो कम होगा नहीं, क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी स्कीम्स चला के रखी हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान भारत स्कीम, हर साल 5 लाख रुपए फैमिलीज़ को दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अपन का जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद जो करेंसी प्रिंट हुई, और उसके बाद गवर्नमेंट को लो डिविडेंड मिला, ठीक है, गवर्नमेंट को कहाँ से लो डिविडेंड मिला, आरबीआई से। लेकिन मैंने आपको आरबीआई वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि आरबीआई ने अपना क्या किया, शेयर बढ़ा दिया है, मतलब जो डिविडेंड है गवर्नमेंट को ज़्यादा ट्रांसफर करने लगे, तो ये वाला जो इम्पैक्ट था वो खत्म हो गया है, ठीक है, ये वाला इम्पैक्ट हो गया खत्म। इसके बाद शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ा है जीडीपी किसका, जीएसटी का, ठीक है, बिकॉज जीएसटी से हमारी एकदम से रेवेन्यू शुरू शुरू में कम हुई थी, अब बढ़ना चालू हुई थी, ऐसा एक्सपेक्टेड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब साथ ही साथ आप देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई स्कीम चालू की, लाइक पीएम किसान, उससे भी फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और अब जो कोविड-19 की सिचुएशन हुई है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार की एक्सपेक्टेशन थी 16.2% का रेवेन्यू आएगा, लेकिन ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 14 से 15% के आसपास रह सकता है ये, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा कम हो गया है, स्कीम सारी चल रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये सब स्कीम्स नहीं चालू की, तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिजिकल डेफिसिट फ्यूचर में कहीं से भी कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। बस हम यही एनालाइज कर रहे थे। देखो, मैंने आपको बताया कि डीमोनेटाइजेशन के बाद से गवर्नमेंट को थोड़ा फायदा हुआ, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी से। जीएसटी में सिर्फ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट था, ठीक है, इसके बाद पैसा आने लगा था, मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास रेवेन्यू आने लगी थी, जो गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड थी महीने की, ठीक है। तो उससे टैक्स रिसिप्ट तो बढ़ गई, साथ ही साथ डिसइन्वेस्टमेंट से भी पैसा बढ़ गया, मतलब हाई मनी आ गई। और लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, लाइक आयुष्मान भारत, पीएम किसान स्कीम, और ये सब बढ़ा दिया। लेकिन जो कोविड-19 सिचुएशन है, उसने इस एक्सपेंडिचर को और बढ़ा दिया, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी अपना 15% ऑफ द जीडीपी
स्पेंड कर दिया है। और दूसरी बात, गरीब पीपीएम, गरीब कल्याण योजना और ये सब योजना ने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा के रखा। तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि ये 4% से ऊपर जाएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है, 4% से ऊपर जाएगा एक्सपेंडिचर। तो सिंपल से यहाँ पर कंक्लूजन ये है कि एफडी फ्यूचर में इंडिया में कम नहीं हो रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, एफडी कम नहीं हो रहा है। ओके, चलो ठीक है। तो आई थिंक ठीक है। अब ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? सिंपल सी बात है, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? वो रिसिप्ट मतलब वो पैसा जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है, वो गवर्नमेंट के ऊपर ना तो लाइबिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है, और ना ही गवर्नमेंट का कोई भी एसेट जाता है। मतलब गवर्नमेंट को अपना एसेट नहीं बेचना पड़ता और ना ही गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स रेवेन्यूज़। तो टैक्स रेवेन्यूज़ में गवर्नमेंट को अपना कुछ भी बेचना नहीं पड़ा और गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू वापस भी नहीं करनी है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? हाँ, उसको कहा जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब दूसरा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, दूसरा आता है क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ना तो कोई एसेट क्रिएट कर रही है, ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट कोई भी एसेट क्रिएट नहीं कर रही है, बस गवर्नमेंट ने वो पैसा वेस्ट कर दिया। इस तरीके से आप समझ के चलो, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक तरीके से वो पैसा वेस्ट कर दिया। ओके, अब एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास टैक्स रेवेन्यू आ रहा है 200 रुपये का, ठीक है। अब गवर्नमेंट अपने वर्कर को सैलरीज दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, कार्स में खर्चा कर रही है अपनी, और भी बहुत सारी चीज़ों में खर्चा कर रही है, एक्सपेंडिचर हो गया। अब बताओ, क्या इससे कोई एसेट क्रिएशन हो रहा है? कोई एसेट क्रिएशन हो रहा है? नहीं, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है और उससे एसेट क्रिएशन हो रहा है तो वो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिकॉज उससे लॉन्ग टर्म फ्यूचर में फ़ायदा होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट को नेगेटिव सेंस में देखा जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्पशन मतलब एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा किया, मतलब गवर्नमेंट ने नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए खर्चा किया। फॉर एग्जाम्पल, आप गोवा में जाकर पार्टी कर रहे हो, ठीक है, आप फॉरेन टूर कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मतलब गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को बेकार कर रही है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट को इस वे में देखा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन कर रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को आप देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्या आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको समझ में आया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब नॉन प्रोडक्टिव थिंग्स में एक्सपेंड करना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीज हो गई और भी जो बकवास की सब्सिडीज, पेंशन, एवरीथिंग, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जिसपे गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी एंड एवरीथिंग कुछ नहीं बन रही है, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है। अब इन दोनों का अगर गैप 2% आता है, ठीक है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 200 रुपये हैं, ठीक, 200 रुपये आए, आपने 400 रुपये खर्च कर दिया, अब आपके पास 200 रुपये का ये बचा लोन, ठीक है। तो आपने किस चीज़ के लिए लोन लिया? आपने भी गोवा ट्रिप के लिए लोन लिया, आपने अपने फॉरेन टूर के लिए लोन लिया, तो क्या क्या प्रोडक्टिव है? बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि इससे देश को फ़ायदा नहीं हुआ है, इससे किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है, सिर्फ आपने पैसे लिए और उड़ा दिए, इस टाइप की बात है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस बार का लास्ट ईयर में हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट था वो 2.4% था। इसका मतलब ये है कि हमने हमने कंजम्पशन के लिए, ठीक है, कंजम्पशन के लिए मतलब सैलरीज के लिए, पेमेंट्स के लिए, पेंशन के लिए और बकवास की कार्स के लिए, मेकअप के लिए, इन सब के लिए पैसा कितना बोरो किया? 2.4% ऑफ जीडीपी। आप सोचो $2.5 ट्रिलियन का 2.4% हमने यहाँ पर एक्सपेंडिचर कर दिया है। अरे भाई सोचो, ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू डेफिसिट को हमेशा नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, बिकॉज इसे कहा जाता है ये बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होता है। और इस बार ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। तो आप सोचो कि ये क्या हो रहा है यार, मतलब अगर ये इतना ही बेकार है तो गवर्नमेंट इसको बढ़ा क्यों रही है? गवर्नमेंट इसको वो इसके ऊपर फोकस करके इसको टारगेट कम क्यों नहीं कर रही है? तो उसका रीज़न ये है, हमारे रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है ना, उसमें एक बहुत बड़ी खामी है। वो खामी ये है कि उसमें हेल्थ इंक्लूडेड है, उसमें एजुकेशन इंक्लूडेड है। आप देखो, उसमें जब हेल्थ और एजुकेशन इंक्लूडेड है तो आप ये सोचो, इन सबसे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है ना भाई, इन सबसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है। अगर आप सोचो गवर्नमेंट अगर हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करी तो अच्छा है, गवर्नमेंट एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करी अच्छा है। सारी रिपोर्ट ये बोलती है कि भैया गवर्नमेंट को तो हेल्थ में 7% एक्सपेंडिचर करना चाहिए, एजुकेशन में 6 से 7% एक्सपेंडिचर करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो हमारा आरडी हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आरडी बढ़ रहा है तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया आप सिर्फ कंजम्पशन के लिए आप वो बोरो कर रहे हो, तो वो तो बहुत बेकार है। तो बस यही है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए ही बढ़ा है बिकॉज गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन में बहुत खर्चा कर रही है। मैंने आपको बताया आयुष्मान भारत स्कीम,
और भी बहुत सारी एजुकेशन के लिए भी स्कीम गवर्नमेंट ने लाई है, तो उसकी वजह से हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे हम बिल्कुल भी टारगेट नहीं करेंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्यूचर में बढ़ेगा ही। और देखिए इकोनॉमिक सर्वे में भी एक्चुअली आप कहें तो जो इंडिया एट 75 स्ट्रैटेजी है उसमें भी ये लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जो एजुकेशन और हेल्थ है उसको ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले पार्ट से हटा देना चाहिए, ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे टारगेट करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ को इसलिए नहीं हटा रही है बिकॉज गवर्नमेंट एक तरीके से मुखौटा पहन के रखी है हेल्थ और उसका। बिकॉज मैक्सिमम खर्चा आप देखो, मैक्सिमम खर्चा कहाँ हो रहा है पता नहीं। आप देखो हमारा एजुकेशन बजट कितना है, मुश्किल से 2 से 3%, हेल्थ बजट भी मुश्किल से 1 से 2% है। तो आप इतना कहाँ बोरो कर रहे हो भाई, मतलब सिंपल सी बात है, कहीं पर आप नॉन प्रोडक्टिव एसेट में खराब कर रहे हो ना, वो तो आप अपनी कार्स में खर्चा कर रहे हो, लोगों को सैलरी देने में खर्चा कर रहे हो, पेंशन देने में खर्चा कर रहे हो, तो वो आपकी गलती है, ठीक है। बिकॉज आप यहाँ पर तो आपने बिल्कुल भी खर्चा बढ़ाया नहीं हेल्थ और एजुकेशन में। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है कि भैया हाई रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट इसलिए हेल्थ और एजुकेशन को नहीं हटा रही है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। अब यहाँ पर आप जानना चाहोगे कि हाई रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है। हाई रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि भैया गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मीट इट्स कंजम्पशन। मैंने आपको बता दिया है, गवर्नमेंट अपने कंजम्पशन को मीट नहीं कर पा रही है, मतलब गवर्नमेंट सैलरीज देने के लिए लोन ले रही है, गवर्नमेंट पेंशन के लिए लोन ले रही है, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन, ठीक है। ये सब तो भैया आपको पहले से रिकवर करके रखना था लोगों से, ठीक है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि आपका टैक्स ही बहुत कम आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप मान लो कि आपके पास 200 रुपये आ रहे हैं, ठीक है, 200 रुपये आपका रिसिप्ट है, आपका एक्सपेंडिचर मान लो 300 रुपये था पहले, ठीक है, 300 रुपये था, तो ये आपका डेफिसिट कितना आ गया, 100 रुपये का, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर कौन सी बात कर रहा हूँ, ये नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल सैलरीज हो गई, पेंशन हो गई, सब्सिडीज हो गई, इन सब की बात कर रहा हूँ। अब मान लो आपका टैक्स रेवेन्यू कम हो गया, टैक्स रेवेन्यू कम हो गया, ठीक है, आपका टैक्स रेवेन्यू कम हो गया लेकिन एक्सपेंडिचर उतना ही रह गया, तो आपका फिजिकल डेफिसिट बढ़ के 200 हो गया। देखा, अगर आपके पास टैक्स भी कम आता है तब भी ये रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। और साथ ही साथ अगर ये एक्सपेंडिचर बढ़ा दे गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला केस हटा देते हैं, ठीक है, अब मान लो आपकी सैलरी वही मतलब पैसा 200 रुपये आ रहा है, अब आपने एक्सपेंडिचर और बढ़ा दिया, मतलब लोगों को और सैलरी और पेंशन देना चालू कर दी, तो अब भी आपका 200 रुपये का ये बजट बन के तैयार हो गया, ठीक है, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट बन के तैयार हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट कंजम्पशन में ज़्यादा खर्च करेगी और अपना अगर टैक्स कम लेती है तो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। और रेवेन्यू डेफिसिट कोई भी एसेट का क्रिएशन नहीं करता है, जब एसेट का भाई क्रिएशन नहीं होगा तो किसी को भी फायदा नहीं होगा, इसलिए से कहा जाता है इट इज़ नॉट गुड साइन। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि भैया हमारा जो हेल्थ और एजुकेशन बजट है, हेल्थ और एजुकेशन की चीज़ें हैं वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट में आती है, और गवर्नमेंट को बोला गया भैया हटाओ, इंडिया एट 75 की स्ट्रैटेजी और नीति आयोग की है उसमें भी यही बोला गया है, लेकिन गवर्नमेंट हटा नहीं रही बिकॉज मैंने गवर्नमेंट मुखौटा पहन के बैठी है। बिकॉज गवर्नमेंट जो बाकी का बचा हुआ खर्चा ना उसको बचाना चाहती है, उसको दिखाना नहीं चाहती है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बिकॉज ऑलरेडी 20 मिनट से ऊपर हो गया है, और काफ़ी अच्छे से मैंने आपको रेवेन्यू डेफिसिट बताया और कंप्लीट अपना ये जो फिजिकल डेफिसिट था बताया। अब बस बचता है हमारे सामने प्राइमरी डेफिसिट, बहुत आसान टॉपिक है, मोनेटाइज डेफिसिट एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और उसके बाद हम वेज एंड मीन्स एडवांसेस में आ जाएंगे। ओके, चलिए आज की वीडियो में इतने ही रहते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।